हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का आंसर, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और मेरा मोटो ये रहता है कि आपको क्वेश्चन और आंसर्स को रिमेंबर ना करना पड़े, उनको आप इस तरह से समझो कि आप खुद से जाके एग्जाम में आराम से लिख पाओ। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन और आंसर्स को आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी क्लासेस और ये सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ में विद फुल एक्सप्लेनेशन, जैसा आपके क्लास में आपके टीचर कराते हैं, सेम ऐसे ही आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर है एडolescence, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेट अस इनहांस आवर लर्निंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश एन 11-year-old बॉय। तो रमेश क्या है, 11 साल का लड़का है। डेवलप ए फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस। अब उसके चेहरे पे क्या है कि कुछ थोड़े बहुत पिंपल्स हो गए हैं। हिज मदर टोल्ड हिम दैट दिस इज बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग बायोलॉजिकल चेंजेस इन हिज बॉडी। अब उनकी माताजी जो हैं वो उनको बोलती हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये तुम्हारी बॉडी में जो अभी बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से है। तो नाउ फर्स्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पिंपल्स ऑन हिज फेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके चेहरे पे जो ये पिंपल उगाए हैं, हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, इसका पॉसिबल रीजन क्या है। अब मदर ने तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, अब आप इसको एक एज ए स्टूडेंट की तरह जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से बताएंगे। तो चलिए इसका लिखते हैं। नाउ आंसर है, ड्यूरिंग एडolescence द सेबेसियस, दैट इज ऑयल ग्लैंड, जो हमारे ऑयल ग्लैंड होते हैं स्किन में उनको सेबेसियस बोलते हैं, इन द स्किन बिकम मोर एक्टिव ड्यू टू हार्मोनल चेंजेज। क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, इसके कारण जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, वो स्किन के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नाउ एक्सेस ऑयल सेक्रेशन ब्लॉक स्किन पोर्स। अब बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है तो उसकी वजह से क्या हो, जो स्किन के पोर्स, छिद्र होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से लीडिंग टू पिंपल्स। अब वो छिद्र ब्लॉक होंगे तो जो अंदर से ऑयल है वो जमा होकर पिंपल्स के रूप में बाहर आएगा। हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज स्टिमुलेट ऑयल ग्लैंड्स। देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो दोनों में होता है, गर्ल्स में भी और बॉय में भी, क्योंकि पिंपल्स दोनों को ही, कभी कभी दोनों को निकल आते हैं। तो ये ऑयल ग्लैंड को सिमुलेट करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन निकलता है हार्मोन। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज पिंपल्स। अब जो उसके चेहरे पे पिंपल निकल आए हैं, इनसे उसको थोड़ा रिलीफ मिले, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। आपने अच्छे से पढ़ा था चैप्टर में, मैंने कवर भी किया था कि उसको रेगुलरली फेस को वॉश करना है। किससे? क्लीन वाटर से, और जो एक्सेस ऑयल है फेस पे उसको रिमूव करना है, ताकि जो बॉडी के स्किन के पोर्स हैं उनको जगह मिले फर्दर ऑयल को बाहर निकालने के लिए, और उसके चेहरे पे पिंपल्स ना हो। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड कीप स्किन क्लीन। तो उसको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और अपनी स्किन को क्लीन रखना है। ईट ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइड टू मच ऑयली और जंक फूड। तो इस टाइम में उसको एक बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसको ज़्यादा ऑयली या जंक फूड नहीं खाने हैं। यू एवरीबडी नोज विच फूड्स आर ऑयली एंड विच फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड। डू नॉट स्क्रैच और स्कीज पिंपल्स। देखिए, स्क्रैच करना तो आपको समझ में आ गया, खुजाना नहीं है उनको। स्कीज, उनको दबाना भी नहीं है। एज इट में वर्सन देम। अगर आप ऐसा करोगे तो उनकी जो स्थिति है वो बदतर हो जाएगी। वर्सन मतलब बदतर, और बुरी हो जाएगी। इफ सीवियर कंसल्ट ए डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट।
अगर सीवियर मतलब अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हो गए, आपसे सहन नहीं हो रहे, लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन का डॉक्टर। देखिए डॉक्टर जैसे डेंटल का डेंटिस्ट होता है, सर्जरी ये जो सर्जन होता है उसको जो सर्जरी करता है उसको सर्जन कहते हैं। ठीक है, जो लेडीज़ वगैरह का ये प्रेगनेंसी टाइप के केस देखता है उसको गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स वुड बी ए बेटर ऑप्शन फॉर एडोलसेंट्स एंड वाई। तो देखिए जो एडोलसेंट्स की एज में है, एडोलसेंट्स हैं, उनके लिए नीचे दो फूड दिखाए गए हैं आपको। एक में फर्स्ट इमेज में आपको क्या दिखाए गए हैं, जंक फूड दिखाए गए हैं, बर्गर है, पिज्ज़ा है, कुकीज़ हैं, चिप्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के आइटम है आपको। और दूसरी प्लेट में आपको क्या क्या दिखाया गया है, दही दिखाया गया है, चावल है, दाल है, चपाती है, मिक्स वेज है, पापड़ है, सैलेड्स हैं। तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें बेटर ऑप्शन है एडोलसेंट्स के लिए, कि उसको क्या खाना चाहिए। ठीक है, सी द इमेज इन पेज नंबर 86। आप अपनी बुक में इमेज में देख सकते हैं जो जो मैंने बोला है। तो इसका आंसर है द इमेज सेकंड। जो इमेज 2 है वही है ना उसमें। बेटर फूड इज द बेटर फूड ग्रुप फॉर एडोलसेंट्स इन द वन दैट इज रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो 2 नंबर थाली है, 2 नंबर थाली में जो खाना है वो एडोलसेंट्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वाइटामिन्स है और मिनरल्स हैं उस फूड में। प्रोटीन्स हेल्प इन द, अब बता दो आपके प्रोटीन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वाइटामिन मिनरल्स क्या करते हैं। अब इनको आप डिस्कस कर दो आगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज, जैसे कि आपने बुक में पढ़ा है, हमने कवर भी किया था उसमें जब बुक की रीडिंग कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। और हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, आपने अच्छे से पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट करता है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स स्पेशली कैल्शियम एंड आयरन आर नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स। तो जो हमारी हड्डियां हैं उनको मजबूती देने के लिए वाइटामिन मिनरल्स में स्पेशली कैल्शियम और जो आयरन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए और ब्लड के लिए। ब्लड में हीमोग्लोबिन आयरन से ही बढ़ता है। नव जंक फूड, एक बार एक सेंटेंस आप जंक फूड पे भी लिख दो जो आपको दिख रहा है। जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर, कोला इज नॉट सुटेबल एज इट लैक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मे कोज ओबेसिटी और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जंक फूड सुटेबल नहीं है क्योंकि इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ता है और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए आपको स्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। बड़ा आसान सा काम है, आपने बहुत बार अनस्क्रैम्बल किए होंगे, और ये सारे वर्ड वही हैं जो आपकी बुक में कहीं ना कहीं यूज हो रखे हैं, तो ये आपके लिए और ईजी हो गया। ठीक है, तो चलिए द फर्स्ट, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन द एडोलेसेंस गर्ल विच जनरली अकर एवरी 28 to 30 days इज, ये देखिए ये है आपका, ये ब्लैक करना मुझे याद नहीं रहा, ये आपका अनस्क्रैम्बल वर्ड है। तो किस वजह से होता है, मेंस्ट्रुएशन। ये जो वर्ड है स्क्रैम्बल वर्ड, इसका राइट आंसर आएगा मेंस्ट्रुएशन की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा था इसकी वजह से तो होता है 28 से 30 डेज में डिस्चार्ज गर्ल में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, द हॉर्सनेस इन द वॉइस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज इज ड्यू टू एनलार्ज, ये दिया गया है। तो ये किसकी वजह से होती है, इसका है वॉइस बॉक्स, जो भारी हो जाता है, आवाज़, लड़के की आवाज़ भारी हो जाती है एडोलेसेंट एज में आके ड्यू टू एडम एप्पल। तो वो किसकी वजह से है, वॉइस बॉक्स की वजह से हो रहा है सब कुछ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ। देखिए जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी
क्या होते हैं, नेचुरल साइन होते हैं आपकी बॉडी के कि अब आपकी बॉडी एडल्टहुड के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उस स्टेज को, ऑनसेट को, आने को प्यूबर्टी बोलते हैं। आपने पढ़ा है, वी शुड से नो टू, ये किसको नो कहना है हमें, एल्कोहल और ड्रग्स, एंड ड्रग्स एज दे आर एडिक्टिव। आपने पढ़े हैं कि एडिक्टिव कौन से होते हैं और किस किस को आपको ना कहना है इस एज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शालू टोल्ड हर फ्रेंड, शालू ने अपने दोस्त को बोला, एडोलसेंस ब्रिंग ओनली फिजिकल चेंजेस लाइक ग्रोइंग टॉलर और डेवलपिंग बॉडी हेयर। तो वो कह रही है कि जो एडोलसेंस है, ये किशोरावस्था है, वो केवल फिजिकल चेंजेस लेके आती है, जैसे कि हमारी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी पे बाल ग्रो हो जाएंगे, हेयर ग्रो हो जाएंगे। इज सी करेक्ट? क्या वह सही है इस स्टेटमेंट में? व्हाट वुड यू चेंज इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ एडोलसेंस? तो जो एडोलसेंस की उसने डिस्क्रिप्शन परिभाषा दी है, इसमें आप क्या चेंज करना चाहेंगे, क्या ऐड करना चाहेंगे? तो चलिए ऐड करते हैं। सालू ने जो स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट है, बट पार्टली करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं है। तो यही लिखेंगे, सालू इज पार्टली करेक्ट। एडोलसेंस ब्रिंग फिजिकल चेंजेस एज वेल एज इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस। तो एडोलसेंस की वजह से क्या होता है, किशोरावस्था में फिजिकल चेंजेस तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। हमारा स्वभाव और हमारा दिमाग भी चेंज होता है उस समय में। इट इज़ ए पीरियड ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉट जस्ट फिजिकल ग्रोथ। तो एडोलसेंस जो ये समय होता है, स्टेज होती है, वो हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है, ना कि केवल फिजिकल ग्रोथ के लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग ए डिस्कशन इन द क्लास, अब क्लास में डिस्कशन चल रहा है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स रेज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दीज पॉइंट्स? तो नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, एक नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इस पर आप फर्दर कौन से और क्वेश्चन पूछना चाहोगे, ये चेक करने के लिए कि ये पॉइंट सही है या नहीं है? तो चलिए, फर्स्ट है, एडोलसेंट्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस। तो जो एडोलसेंट्स होते हैं, किशोर होते हैं, उनको अपने बिहेवियरल चेंजेस के प्रति ज़्यादा वरी, ज़्यादा दुखी या ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा वरी नहीं करनी चाहिए। तो अब आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो क्वेश्चन टू आस्क, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछोगे इससे रिलेटेड? व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरल चेंजेस? तो हम क्या पूछेंगे कि बिहेवियरल चेंजेस से आप क्या समझते हैं, आपको पता भी है बिहेवियरल चेंजेस क्या होती है? कैन बिहेवियरल चेंजेस अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स? और जब हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो क्या वो हमारे दोस्तों और हमारी फैमिली को के रिश्तों में कोई इफेक्ट डालता है? आर दी चेंजेस नॉर्मल ड्यूरिंग एडोलसेंस? और क्या ये चेंजेस एडोलसेंस की एज में नॉर्मल है? तो ये क्वेश्चन पूछने का हमारा पर्पज क्या है? टू चेक इफ दे अंडरस्टैंड दैट बिहेवियरल चेंजेस आर नेचुरल, बट एडोलसेंट शुड लर्न टू मैनेज देम रेस्पॉन्सिबली। तो ये तीनों सवाल पूछने का उनसे मतलब ये है कि अगर इन तीनों का उनको आंसर पता है, तो इसका मतलब उनको ये चीज़ का पता है कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और उस समय में जो किशोर है, एडोलसेंट्स है, उसको जिम्मेदारी सीखनी है कि मुझे जिम्मेदार आदमी बनना है। एक जिम्मेदारी कैसे सीखूंगा मैं मैनेज करने के लिए चीज़ों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ समवन ट्राइज ए हार्मफुल सब्सटेंस वंस, दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट। अगर किसी ने, जैसे आपने पढ़ा था, कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, ड्रग है या अल्कोहल है, उसको एक बार ले लिया, तो क्या वो उसको जब मन करे तब स्टॉप कर सकता है? तो चलिए इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन टू आस्क, व्हाट काइंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस आर यू टॉकिंग अबाउट? तो सबसे पहले उससे पूछेंगे
कि भाई तुम किस हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हो, कम से कम ये तो पता चले वो खा कौन सा रहा है, कौन सा सूंघ रहा है, किसको ले रहा है। डू यू नो दैट सम सब्सटेंसेज आर एडिक्टिव, फिर उससे पूछेंगे क्या तुम्हें पता है कुछ सब्सटेंस एडिक्टिव होते हैं जिनकी आदत लग जाती है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इज इट ईजी टू स्टॉप वंस ए पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन इट, कि क्या तुम्हें लगता है कि किसी आदमी को इन पे डिपेंडेंट होने से पहले उसको रोकना आसान काम है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो उससे पूछेंगे। तो इसका पूछने का पर्पज क्या रहेगा, टू चेक इफ दे अंडरस्टैंड दैट इवन वन टाइम यूज कैन बी रिस्की एंड एडिक्शन कैन मेक स्टॉपिंग डिफिकल्ट। तो हमारा मेन पूछने का पर्पज यही रहेगा कि आप पहले तो क्या ले रहे हो, और दूसरा आपको पता है कि कितने हार्मफुल होते हैं, दूसरा कि आप जो सब्सटेंस एक बार आपने ले लिया तो वो एक बार भी लेना कितना रिस्की हो सकता है, और उसका किसी भी चीज़ का एडिक्शन, किसी भी चीज़ की आदत को छुटाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ऐसा नहीं छूटती नहीं, छूट जाती है बट बहुत कठिन होता है। और किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को आप एक बार लेके देख रहे हो, ट्राई कर रहे हो, जिसका आपको पता ही नहीं है कि उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, वो आपकी बॉडी में कौन से हार्मोन जनरेट करेगा, तो वो कितना रिस्की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो एडोलसेंस चैप्टर है, आप यू और ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द 7th क्लास आर इन द स्टेज ऑफ एडोलसेंस। तो ये आपको केवल कुछ पढ़ा के कुछ सिखाना नहीं है कि चलो कोई क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, या आपको जस्ट ऐसे ही गो थ्रू इससे कर रहे हैं तो आप बस क्वेश्चन आंसर लर्न किए, एग्जाम में पास हुए, आप भूल गए। नहीं, ये आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस एज में आपके अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। ये चैप्टर टोटली आपके लिए है, नॉट ओनली ये सारे चैप्टर आपके लिए ही हैं। अगर फूड के बारे में, किसी मिनरल के बारे में, विटामिन के बारे में आपको बताया जा रहा है तो दैट इज़ ओनली फॉर यू, कि आपको क्या खाना चाहिए इस एज में, और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए नुकसान का है। तो इसको आप एक चैप्टर की तरह मत पढ़िए, इसको आप एक एडवाइस की तरह लीजिए इस चैप्टर को। तो एडोलसेंट्स और एक जानकारी की तरह, एडोलसेंट्स समटाइम्स एक्सपीरियंस मूड स्विंग। तो कभी कभी जो एडोलसेंट्स होते हैं उनमें क्या मूड स्विंग होती है, कि कभी गुस्सा है, कभी हंसने लगेंगे, कभी कुछ। ऑन सम डेज दे फील वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी। तो किसी दिन तो उनको कह के जैसे बताया, मूड स्विंग का मतलब क्या होता है, कभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे और हैप्पी खुश फील करेंगे। वाइल ऑन अदर डेज दे में फील लो, और किसी दिन उनको बहुत टायरनेस, मतलब बिल्कुल सब कुछ बुरा लगेगा। तो वाट अदर बिहेवियरल चेंजेस आर एसोसिएटेड विद दिस एज। तो और कौन कौन से इनके अलावा वे बिहेवियरल चेंजेस हैं जो कि इस एज में से जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस और आते हैं। तो अदर बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड, तो कौन कौन से हैं वो, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। तो ये बच्चे में क्यूरियोसिटी को भी बढ़ाता है, उसकी जिज्ञासा को, और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, उसको हर चीज़ में क्वेश्चन करना, कुछ भी देख रहा है, सुन रहा है कि भाई ऐसा क्यों है। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसकी खुद की इस समय में उसको ऐसा फील होने लगता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, अब मैं मदर फादर का, मेरे पे कोई कंट्रोल ना रहे, किसी का भी, टीचर का, और मैं जो मेरा मन करे वो करूं। इंटरेस्ट इन फ्रेंड्स एंड पीयर ग्रुप, अब वो अपने घर वालों से ज़्यादा इंटरेस्ट अपने दोस्तों में और जो उसके साथी हैं उसके उम्र के, उनमें दिखाने लगता है। इमोशनल सेंसिटिविटी एंड मूड स्विंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा छोटी छोटी बातों में, और मूड जल्दी जल्दी उसका चेंज होगा। डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनेशन अबाउट द फ्यूचर, अब वो क्या करने लगता है कि दिन में ही सपने देखने लगता है और अपने फ्यूचर के बारे में अभी से इमेजिन करना स्टार्ट करने लगता है। समटाइम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फीलिंग इनसिक्योर, और कभी कभी वो क्या करता है, उसको कॉन्फिडेंस खुद में बहुत लो लगता है और खुद को इनसिक्योर फील करता है कि मैं यार सही जगह नहीं हूँ, मुझे कहीं और होना चाहिए था। तो और इस तरह के बहुत सारे चेंजेस, ये ऐसा नहीं है कि आप क्लास 7th में तो आप में अभी सब कुछ आ जाएंगे। जैसे कि एडोलसेंट्स की जो एज है वो 11 से 22 है, 12 से 22 या 11 से 22, तो ये धीरे धीरे डेवलप होंगे। आप सोचो कि यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं, ठीक है, किसके बारे में,
कि अभी दिन में डे ड्रीम नहीं देख रहे हैं हम, और फ्यूचर के बारे में अभी कोई इमेजिन हमारा है ही नहीं, बस अभी तो पढ़ना ही है। बट जब आप 17, 18, 19 ईयर्स के हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप में ऑटो में डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि तब आपको दिखेगा कि अब आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइल यूजिंग ए टॉयलेट, जब आप टॉयलेट यूज कर रहे हो, मोहिनी नोटिस, टॉयलेट यूज करते हुए मोहिनी ने क्या नोटिस किया, दैट यूज्ड सैनिटरी पैड्स वर स्कैटर्ड नियर द बिन। तो जो डस्टबिन था वहाँ पे टॉयलेट में, उसके पास में चारों ओर बिखरे पड़े थे यूज सैनिटरी पैड्स। सी गोट अपसेट एंड शेयर्ड हर फीलिंग्स विद हर फ्रेंड्स। तो वो उसको देख के क्या बहुत अपसेट हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करती है। दे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स। तो एक अब मिलके एक डिस्कशन करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे और हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स पे। तो व्हाट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स वुड यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स। तो अब आप बताइए कि आप कौन सी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहेंगे। तो इसका आंसर है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी हैबिट्स। कौन कौन सी, फर्स्ट आपको क्लीन सैनिटरी पैड यूज करना है, सैनिटरी पैड या मेंस्ट्रुअल कप जो भी है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम में आपको सैनिटरी पैड हो या मेंस्ट्रुअल कप हो, जो भी आप यूज करते हैं उसको क्लीन को यूज करना है। आपको जो पैड है वो 4 to 6 आवर्स में चेंज करते रहना है ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। रैप यूज पैड इन पेपर एंड डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपरली इन ए कवर्ड बिन। अब जो पैड आपकी यूज हो चुकी है उसको आप क्या करोगे, पेपर में कवर करोगे और अच्छे से डिस्पोज करोगे, ठीक है, एक डस्टबिन में जिसपे ढक्कन हो, कवर्ड डस्टबिन, ऐसा नहीं कि अनकवर्ड डस्टबिन में। वॉश हैंड विद सोप आफ्टर चेंजिंग पैड्स, उसमें क्योंकि ब्लड होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो आपको पैड चेंज करने के बाद में साबुन से हाथ धोने हैं। टेक रेगुलर बाथ एंड वियर क्लीन अंडरगारमेंट। तो आपको रेगुलर मतलब कंटिन्यूस नहाना है, डेली जो नहाते हो आप रेगुलर बाथ लेना है, ऐसा नहीं कि उस टाइम में आप नहाना बंद कर दो, और आपको अंडरगारमेंट्स को क्लीन रखना है। नेवर फ्लश पैड्स इन द टॉयलेट, पैड्स को आपको कभी भी टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है जिससे कि वे टॉयलेट में ब्लॉक कर देंगे टॉयलेट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मैरी एंड मनोज वर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड। तो मैरी और मनोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों क्लासमेट भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। ऑन टर्निंग 11, जब वे 11 के हो जाते हैं तो मैरी डेवलप्ड ए लिटिल बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक। बल्ज होता है कि एक उभरा हुआ हिस्सा, सूजन, तो उसकी गर्दन पे क्या है, एक उभरा हुआ हिस्सा सा दिखने लगता है। सी विजिटेड द डॉक्टर हु गेव हर मेडिसिन एंड आस्क्ड टू टेक आयोडीन रिच डाइट। जैसा कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि आयोडीन जब गले में आपके क्या हो जाता है, गले में आपको जब गोइटर हो जाता है, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा भी है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे दवाई खानी है। पहले तो उसने दवाई दी डॉक्टर ने और उनको बोला कि आप आयोडीन रिच डाइट, जिसमें आयोडीन ज़्यादा हो ऐसी डाइट आप खाओ। सिमिलरली अब दूसरी तरफ ए बम्प वाज डेवलप ऑन द फ्रंट ऑफ मनोज नेक। इसी तरह का एक छोटा बम्प मनोज की गर्दन में भी हो जाता है आगे। व्हेन ही टर्न 12, जब वो 12 साल का होता है तो सेम इसी तरह उसकी गर्दन में भी आगे एक बम्प सा निकल आता है, थोड़ी बड़ी हो जाती है गर्दन बीच में से। हाउ एवर द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इट वाज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब डॉक्टर उसको ये कह देता है कि ये जो है तुम्हें हुआ है या तुम्हारे ग्रोथ का एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर एडवाइजिंग मैरी एंड मनोज डिफरेंटली। तो देखिए दोनों को सेम चीज़ हुई थी, बट दोनों को डॉक्टर ने अलग अलग एडवाइस किया। एक को बोल दिया कि ये तुम्हारे ग्रोथ का पार्ट है, और एक को उसने दवाई दी और सजेस्ट किया कि तुम आयोडीन रिच फूड खाओ, ठीक है। तो मैरी को जो ब्लज हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। मैरीज ब्लज वाज ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी और लीडिंग टू ए डिजीज कॉल्ड गोइटर। अब जो मैरी को हुआ था वो क्या था, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण हुआ था, जो डिजीज है जिसको कहते हैं हम गोइटर। दैट इज वाई द डॉक्टर एडवाइज मेडिसिन एंड आयोडीन रिच फूड। तो इसीलिए डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दी और आयोडीन रिच फूड खाने की सलाह दी।
वाइल जबकि नोज बल्ज वाज द एडम एप्पल। आपने पढ़ा है ना एडम एप्पल के एडोलसेंट बॉयज़ में एडम एप्पल डेवलप होता है गर्दन में, जिससे उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। तो वही ये बोल रहे हैं कि जो मनोज का जो बल्ज था गर्दन में मोटी हुई थी वो क्या था, एडम एप्पल था, विच अपीयर्स नेचुरली इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलसेंस एज द वॉइस बॉक्स ग्रोथ। तो जैसे जैसे उनका लड़कों का वॉइस बॉक्स ग्रो करता है तो ये एडम एप्पल थोड़ा बड़ा हो जाता है और बाहर दिखने लगता है। तो ये एक नेचुरल है बिल्कुल। इट इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नॉट ए डिजीज। तो लड़कों में एक नॉर्मल पार्ट है, ना कि कोई डिजीज है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल ही हो। कई बार देखिए गोइटर लड़कियों को ही नहीं होता, लड़कों को भी हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे तो तब भी आपको हो सकता है कि गोइटर लड़के को भी हो। बट एक इन जनरल चैप्टर की वजह से बताया है कि उसको लड़के को डॉक्टर ने तो देखा ही, डॉक्टर ने देख के तो बोला कि नहीं ये नॉर्मल है, ये गोइटर नहीं, ये तुम्हारा हार्मोनल चेंज है, ग्रोइंग चेंज है, जो ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ये हो रहा है, एडम एप्पल बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो सर्टेन फिजिकल चेंजेस। देखिए एडोलसेंस की उम्र में जो लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं वो कई सारी फिजिकल चेंजेस से गुजरते हैं। ए फ्यू ऑफ विच आर गिवन बिलो। नाउ कैटेगराइज दी चेंजेस। तो उनमें से कुछ आपको नीचे दी गई हैं जिनको आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस ऑब्जर्व। तो एडोलसेंस के टाइम में कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस किस में ऑब्जर्व होती है वो आपको पूरी टेबल दी गई है। ठीक है, कि लड़कों में कौन सी होती है, लड़कियों में कौन सी होती है और कौन सी कॉमन होती है कि दोनों में। तो चलिए इसको जानते हैं। तो चेंज इन वॉइस बॉक्स ये केवल लड़कों में होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ये केवल लड़कियों में होता है। ग्रोथ ऑफ मस्टाच ये केवल लड़कों में, मूछें केवल लड़कों के आती है। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर दाढ़ी, ये फिर चेहरे पे बाल आ जाएंगे दाढ़ी टाइप, तो वो लड़कों में होता है। नो पिंपल्स ऑन द फेस ये दोनों में होता है, लड़के में भी और लड़की में भी कॉमन है। नो ग्रोथ ऑफ हेयर इन द पब्लिक रीजन में भी हेयर ग्रोथ दोनों में होती है, लड़के में भी लड़की में भी। नो ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट तो आर्मपिट भी कॉमन है, दोनों में आर्मपिट में हेयर ग्रोथ होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रिपेयर ए पोस्टर मेंशनिंग द टिप्स फॉर एडोलसेंट्स टू लिव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो आपको एक पोस्टर बनाना है एडोलसेंट्स के लिए कि जो उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए एक मतलब इंडिकेशन हो कि उनको हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इस पोस्टर पे पोस्टर कंटेंट टिप फॉर ए हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर एडोलसेंट्स। तो बनाना आपको ही है, मैं केवल आपको टिप्स दे सकता हूँ कि किस किस पे किन किन चीज़ें क्या क्या चीज़ें आपको पोस्टर में छोटी छोटी करके ऐड करनी है पूरे में। तो आपको ईट ए बैलेंस डाइट, आप एक जगह लिखना है कि ईट ए बैलेंस डाइट, और उसमें आपको एक बैलेंस डाइट का छोटा सा थाली में रख के, जैसे आपके चैप्टर में दिखाया गया है क्वेश्चन के अंदर, देखिए थर्ड में है आई थिंक। तो इस तरह से आपको नहीं, यस सॉरी सेकंड में है, सेकंड में नीचे, इस तरह से आपको अच्छा फूड बना देना है। अवॉइड जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक का फोटो बना के उस पर क्रॉस लगा देना है। एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, इस तरह से कोई छोटो फोटो बना के तो दिखाना है कि आपको आउटडोर एक्टिविटी करनी है रेगुलरली। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, तो आपको नहाते हुए क्लीनली हाइजीन को मेंटेन करते हुए एक छोटा फोटो बनाना। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एटलीस्ट 8 आवर, जिसमें आप एक बच्चे को सोते हुए दिखा सकते हैं और अलार्म क्लॉक उसके बगल में रख सकते हैं जो कि आफ्टर 8 आवर्स का उसमें अलार्म भरा हुआ हो। स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल ड्रग एंड स्मोकिंग, तो आप स्मोकिंग, ये अल्कोहल ड्रग और सिगरेट वगैरह स्मोकिंग के चित्र बना के उस पर क्रॉस कर सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं स्टे अवे। मैनेज स्ट्रेस एंड शेयर फीलिंग्स विद फैमिली फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही एक माइंड का चित्र बना के उसमें छोटी छोटी कोई फीलिंग्स दिखा सकते हैं, ये बड़ा आसान है। ठीक है, उनको कैसे आपको मैनेज करना है। डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ये आप सबसे ज़रूरी है सभी के लिए कि आपको पढ़ने की अच्छी आदत और टाइम मैनेजमेंट इस समय में सीखना है। ये आप सीखोगे तभी आप आगे जाके डेवलप कर पाओगे हर जगह।
कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या है उस समय में पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना है। अगर आपको कुछ बोलता है तो उसको अच्छे से सोचना है, समझना है। हर बात पे आपको ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन देना ही हो, इस तरह का आपको उसमें शो करना है। रेस्पेक्ट अदर्स एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। देखिए उसके सामने, आप बच्चे के सामने कोई बुजुर्ग दिखाइए जिसके वो हाथ जोड़ रहा हो, पैर पकड़ रहा हो, उसको रेस्पेक्ट उनके प्रति शो कर रहा हो, और उनके साथ में उसकी एक साथ में बैठा हुआ कि हेल्दी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के साथ में। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपका, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो गए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, ताकि उनको भी एग्ज़ाम के टाइम में ये दिमाग में टेंशन ना रहे कि उनको ये चैप्टर लर्न करना है, लर्न करना है। यहाँ पर आपको चीज़ें मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे समझाता हूँ कि आप उसको अच्छे से सुन भी लोगे तो आप इतने एबल हो जाओगे 80% क्वेश्चन का आंसर आप बिना लर्न किए भी दे पाओ। और यही अच्छी हैबिट होती है कि रट्टा मार के एग्ज़ाम नहीं देना है, उससे आपके हो सकता है नंबर अब आ जाए, बट आगे की क्लासेस में आपके क्या है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको लिखने के तरीके आने चाहिए, आपको खुद से लिखना आना चाहिए। नव यू आर इन 7th क्लास, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि 3rd 4th 5th में आपको ठीक है लर्निंग की हैबिट सिखाई जा रही है। अब वो लर्निंग की हैबिट ऐसे नहीं रट्टा मारने वाली नहीं, अब आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, जवाब उसका आपको कैसे लिखना है, आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ रहेगा कुछ चीज़ के बारे में कि हाँ यार नहीं ये ऐसे ना ऐसे होती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत होती है, वो आप करोगे वो चलेगा, नो डाउट, और उसको टीचर, कोई भी टीचर हो उसको एक्सेप्ट भी करता है। आपके 7th क्लास में भी एक्सेप्ट करेगा ग्रामेटिकल मिस्टेक को टीचर, 12th में भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ पे आपके मार्क्स काट देगा, नहीं इसको इज लगाना था इसने आर लगा दिया, वो सभी टीचर एक्सेप्ट करते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, जो टीचर को की वर्ड्स चाहिए, वो कीवर्ड्स आपको उसके अंदर मेंशन करने हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो गया। तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको फर्दर कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।